नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज अगर नॉन एग्री मार्केट के देखो तो चौतरफा यहाँ पर बिकवाली दिख रही है। सिर्फ एक नेचुरल गैस सपाट है, बाकी सभी काउंटर लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गिरावट आज मेटल्स में है। जिस तरह से चीन की ग्रोथ को लेकर चिंता बनी है, वहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की दिक्कतें अभी भी है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी बयान आया और साथ ही उनके स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी बयान आने के बाद वो दबाव बना और चाइना का मार्केट लंबी छुट्टी के बाद खुलने के बाद भी वहां पर फिर से गिरावट दिख रही है। लेकिन सबसे ज्यादा आज बिकवाली मेटल्स में है। कॉपर देखिए 2% से ज्यादा की गिरावट, 835 तक फिसल चुका है। एल्युमिनियम में भी 2% की गिरावट, 238 के नीचे। जिंक, लेड सब में 2% तक की गिरावट आज के सत्र में दिख रही है। चांदी ये भी 50% इंडस्ट्रियल मेटल है, तो यहां पर भी 1% की गिरावट दिख रही है। 91,500 रुपए तक चांदी भी फिसल चुकी है। लेकिन आज के सत्र में आपको क्या करना है, यही हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ दो मेहमान भी हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड भी हैं, और साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और मैं हूं विश्व मोहन। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मेटल से। केडिया जी बताइए, मेटल्स में क्या हो रहा है? इतनी गिरावट आज दिख रही है और गिरावट बढ़ सकती है, क्या करना चाहिए आज? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, पहला चीज आप समझिए, सितंबर में जो रेट कट हुआ था 0.5 का, और जो डॉविश टोन था, वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से सोने और चांदी में हमने बड़ी रैली देखी है। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन था, बट पिछले 8 दिन के ट्रेड को अगर मैं देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी नवंबर मंथ में है, वो अब 0.5 की नहीं है, 0.25 की हो गई, वो भी 86%। जिसका मतलब है जहां पे हम उम्मीद कर रहे थे बहुत बड़ी तेजी बिकॉज रेट कट एक और होगा, अब वो डिमिनिश होते जा रहा है और 0.25 का रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, जो गोल्ड को और पूरे बेस मेटल पे एक नेगेटिवनेस ला रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं जियोपॉलिटिकल टेंशन की, तो जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज हो रहा है, उसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो सोने और चांदी के अंदर उसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है। तो खास करके बुलियन पे अगर मैं फोकस करता हूं तो मुझे लगता है कि टाइमिंग मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ड्यू फॉर करेक्शन है। यहाँ पे लेन से थोड़ा सा बचे। देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली तेजी का रहेगा, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है एक करेक्शन दे सकता है। जैसे गोल्ड में 8 दिन के ट्रेड में हमने देखा कि 76,500-600 के ऊपर गोल्ड बिल्कुल गया नहीं है और ना ही 75,500 के नीचे गया है। तो एक बार एक करेक्शन मुझे लगता है गोल्ड में दिखना चाहिए। वहीं चांदी की अगर बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में एक बाउंस आता हुआ दिखा है टेम्पररी, और जब भी बाउंस आता है तो चांदी में थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखता है। तो इन दोनों को देखते हुए मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में जब तक कोई नया सेंटिमेंट्स क्रिएट नहीं होता है, तो इंटरेस्ट रेट को लेकर मुझे लगता है कि सोने और चांदी दोनों में एक टेम्पररी करेक्शन है। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है, बट छोटा करेक्शन दोनों ही काउंटर पे बनता हुआ दिखेगा। पे गिरावट आपको दिख रही है। मेटल्स में आपकी टॉप पिक क्या होगी केडिया जी? आज के लिए अगर चुनना हो इस गिरावट में, क्या करना चाहिए और किस साइड का ट्रेड लें? देखिए, पूरे अगर मेटल पैक की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि सोने और चांदी में तो मुझे लगता है गिरावट का रुख रहेगा, जहां पे 76,300 पे बेचना चाहिए, 75,800 के टारगेट के लिए। चांदी के अंदर भी गिरावट रहेगी, जो 92,500 पे बेची है, 90,000 तक का बेयर मिनिमम मिलना चाहिए। लेकिन बेस मेटल में चाइना आज से स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लगता है टेम्पररी जो गिरावट है वहां पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता है, जहां पे कॉपर 835 836 तक का लेवल मिले तो वहां पे एक एंट्री का लेवल बनता है। 826 का स्टॉप लॉस रखिए, 2 दिन का व्यू लीजिए, 848 का टारगेट रहेगा। वहीं जिंक के अंदर ब्रेकआउट बहुत शानदार आया हुआ था 270 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी 2 दिन से पुल बैक देख रहे हैं। 284 पे बाय कीजिए, 283 का स्टॉप लॉस लगाइए, 287 तक के टारगेट हम जिंक में देख पाएंगे। तो कॉपर और जिंक, ये दो कमोडिटी में मुझे लगता है कि एक बेहतरीन मौका रहेगा लेने का। तो इस गिरावट में कॉपर और जिंक लग रहा है केडिया जी को कोई खरीदना चाहिए। यहाँ पर मौके हैं, चाइना का मार्केट खुला है तो वापस से मांग बढ़ेगी। हालांकि आज जो बयान आए थे चाइना की तरफ से, उसका यहाँ पर दबाव जरूर दिखा है, लेकिन ये दबाव ज़्यादा नहीं रहने वाला है, क्योंकि एनडीआरसी के बयान से, जो वहाँ की सरकारी इंस्टीट्यूशंस ही हैं एनडीआरसी, उनके बयान के बाद से ये गिरावट दिखी है। लेकिन ये गिरावट टिकेगी नहीं, यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, ऐसी राय केडिया जी बना रहे हैं। आप बताइए भाविक पटेल, सबसे पहले बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या है? यहाँ से टॉपिक आपकी क्या है, किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए आज? नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, आज चाइना का मार्केट ओपन हुआ और जो आज आप बता रहे थे नेशनल डेवलपमेंट ऑन रिफॉर्म कमीशन,
उसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मार्केट में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि ये जो पहले स्टिमुलस दिया था, उसके बाद आज कुछ फिस्कल स्टिमुलस भी दे सकता है। बट मार्केट ऑफ कोर्स बहुत डिसअपॉइंट हुआ और हमने देखा कि शंघाई और जो चाइना का मार्केट था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करेक्शन हुआ, क्योंकि जो उन लोगों ने कोई भी अभी फिस्कल स्टिमुलस दिया नहीं है। उन लोगों ने इनफैक्ट दिया है कि फ्रंट लोड वो 100 बिलियन युआन है, वो 2025 के सेंटर बजट में से लेके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय करेंगे। मतलब यहाँ से अभी नेक्स्ट 2025 तक कोई भी एक्स्ट्रा मनी वो लोग डिप्लॉय करने वाले नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करने वाला। तो मार्केट ऑफ कोर्स इसके लिए डिसअपॉइंट हुआ और हमने देखा कि बेस मेटल्स में भी उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है एक्सपेक्टेड है और आई थिंक थोड़ा और चलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो एनडीआर एनआरडीए की तरफ से जो कुछ एक्सपेक्टेशन था, वो कुछ भी स्टिमुलस नहीं आया। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, आई थिंक वो थोड़ा और कंटिन्यू रह सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर एक बार बेच के चल सकते हैं अराउंड 844 832 के टारगेट के लिए, और 851 का स्टॉप लॉस रहेगा। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ पर कॉपर में थोड़ी और बिकवाली बढ़ेगी, 832 रुपए तक आ सकता है। 851 का स्टॉप लगाया, लेकिन केडिया जी को लग रहा है कि यहाँ पर रिकवरी लौटेगी, इस गिरावट में खरीदने का मौका देखना चाहिए। 835 के आसपास केडिया जी की खरीदारी की सलाह है, आपकी बेचने की सलाह है। एक कॉन्ट्रा कॉल बेस मेटल्स में, लेकिन केडिया जी को लगता है कि गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट टर्म में थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पर आ सकती है। आप क्या सोचते हैं, गोल्ड सिल्वर में क्या होगा भाविक जी? जी, गोल्ड सिल्वर में मैं भी केडिया जी के साथ ही हूँ, क्योंकि देखिए आई थिंक एक ही फैक्टर है जो सोने में अभी तेजी दिख रही है। बाकी सारे फैक्टर्स अगर ले तो वो दिखा रहा है कि एक करेक्शन आना चाहिए। टेक्निकली वो स्ट्रेच है। अगर हम ट्रेड भी देखें तो काफी ओवर क्राउडेड है, सभी लोग बाइंग में है। डॉलर इंडेक्स में भी हमने रिकवरी देखने को मिली है, और जो फ्राइडे के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी इंटरेस्ट रेट की, वो 50 से 25 बेसिस हो गई है। तो ये सारे फैक्टर्स दिखा रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर दोनों में करेक्शन आना चाहिए। बट जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है अभी, इज़राइल कैसे रिटेलिएट कर रहा है ईरान के अटैक के, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी देखने को मिली है। सारे इक्विटी मार्केट्स में भी जो करेक्शन है, वो भी अभी फंड फ्लो सेफ हेवन बाइंग में दिख रहा है। तो उसकी वजह से गोल्ड हमें थोड़ा टिका हुआ दिख रहा है। बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। तो गोल्ड में 75,000 का जो पुट है 26 नवंबर का, वो मैं बाय की रिकमेंड करूंगा 1200 के टारगेट के लिए अराउंड 1000, और स्टॉप लॉस रहेगा 900 का। और चांदी में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा उछाल मिलता है तो बिकवाली कर सकते हैं 92,400 के करीब, 91,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 93,000 का। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ पर बेचना चाहिए, और केडिया जी को भी लग रहा है। तो गोल्ड सिल्वर में बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है दोनों एक्सपर्ट्स का। कॉपर को लेकर सिर्फ कॉन्ट्रा कॉल थी बेस मेटल्स में, जहां पर केडिया जी की खरीदारी और वावे की बिकवाली की सलाह थी। लेकिन गोल्ड सिल्वर दोनों यहाँ पे बेरिश है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी यहाँ पर मुनाफा वसूली दिख सकती है। भावी को लगता है कि यहाँ पर पुट ऑप्शंस के जरिए जाए गोल्ड में, और चांदी को फ्यूचर्स में बेचे 92,400 पे, 91,200 तक जा सकता है। चलिए बात करते हैं अब क्रूड की, क्योंकि क्रूड में भी काफ़ी यहाँ पर उतार चढ़ाव दिख रहा है। कल 3% की तेजी दिखी, आज 2%, 1.5% तक की गिरावट दिख रही है। 6,375 पे एमसीएक्स क्रूड, और $79 पर ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। क्या लग रहा है केडिया जी, फिर से तेजी लौट सकती है, फिर से रिकवरी कच्चे तेल में आएगी क्या? देखिए, कच्चा तेल और जियोपॉलिटिकल टेंशन साथ साथ में चलते हैं। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि आज एग्जैक्टली इजराइल वाले इश्यू को अगर ये हफ्ते की बात करें तो 1 साल हो चुका है। नो डाउट डिमांड को देख के चिंता थी, जिसके चलते $70 के नीचे ब्रेंट चले गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और अब हम देख रहे हैं कि $70 से 80 का लेवल आज टच कर गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा बड़ा वीकनेस हम कच्चे तेल में देख पाएंगे, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म नहीं हुआ। और खास करके नजर रखनी है ईरान पे, क्योंकि यूएस ने भी जो इजराइल पे कंसर्न जताया है कि इनकेस अगर कोई भी ऑयल रिस्क बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है आज की जो गिरावट है वो एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, कि उम्मीद है कि कुछ कूल ऑफ होगा। बट ओवरऑल जब तक ये जियोपॉलिटिकल बना हुआ है तब तक मुझे लगता है तेजी का ही रुख है। यहाँ पे आप फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के जरिए बाय करके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बाय और ड्रॉप की रणनीति बनाई है, जहाँ पे कच्चे तेल में 6350 पे लेके चलना है, 6270 का स्टॉप लॉस रखना है। वापस प्राइसेस जियोपॉलिटिकल को देखते हुए 6500 का लेवल दिखा देगा। ऑप्शन के जरिए भी करना अच्छा रहेगा, जहाँ पे आप 6400 का कॉल लेके चल सकते हैं 180 के करीब, जहाँ पे मुझे लगता है टारगेट 300 तक का लेके चला जा सकता है।
आपको लग रहा है जिस तरह के माहौल है, मौजूदा माहौल में आप खरीद कर ही जाए, इस तरफ ही ट्रेड करें? अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो दूर रहे, ज़्यादा बेहतर है। अगर करना है ट्रेड तो तेज़ी की ही पोजीशन बनाएं, क्योंकि अभी के जो फंडामेंटल्स है वो क्रूड को सपोर्ट ही कर सकते हैं। आपके पास भाभी कोई ऑप्शंस में रणनीति है क्या क्रूड मार्केट के लिए आज? जी जरूर से आई थिंक कॉल का ऑप्शन ही लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कीडिया जी ने बताया जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स तो हैं, और दूसरा अगर देखें हेज फंड की पोजीशंस, तो अभी जो शॉर्ट्स है वो भी अभी भी मार्केट में काफी शॉर्ट्स है, तो वो भी शॉर्ट्स अनवाइंड होने शुरू हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि आई थिंक जो इसराइल का रिस्पॉन्स है वो देखने लायक होगा। इसके भी अगर वो ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक करते हैं तो मुझे लग रहा है कि जो क्रूड है वो और भी ऊपर जा सकता है। तो आज के दिन कोई भी टिप मिलता है तो बाय कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है 6400 का जो कॉल ऑप्शन है 17 अक्टूबर का, वो बाय करके चलना चाहिए 185 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 260 का। ओके, तो कॉल ऑप्शंस के जरिए आप जाने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। 6400 के स्ट्राइक की कॉल खरीद सकते हैं। नेचुरल गैस बिल्कुल सपाट है, 230 रुपए में 28 अक्टूबर की एक्सपायरी वाले नेचुरल गैस की बात कर रहा हूँ। केडिया जी बताइए, एनजी में क्या करना चाहिए? देखिए, नेचुरल गैस के अंदर जो अब हम गिरावट देख रहे हैं उसका मुख्य कारण है एक और नया हरिकेन हिट हुआ है, मिल्टन करके, फ्लोरिडा में अप्रोच कर। तो जनरली देखते हैं जब भी ऐसा तूफान आता है तो सबसे पहले डिमांड डिस्टर्ब होता है एंड उसके बाद प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है। तो इसी के चलते हमने नेचुरल गैस में एक गिरावट देखी है, बट मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। जो बड़ा फॉल था उसके बाद वैसे देखा जाए 220 तक का सपोर्ट है, बट मुझे लगता है 228 एक बेहतरीन मौका रहेगा, बिकॉज जैसे ये हिट होता है इमीडिएटली डिमांड में डिस्ट्रक्शन आता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी प्राइस गिरावट ले चुकी है। सीजनलिटी पॉजिटिव है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर हमेशा सीजनलिटी के पॉइंट ऑफ से तेजी रहता है। तो बिल्कुल आज इंटरडे के लिहाज से 228 पे लेना है, 223 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। 238 का कल की गिरावट के बाद आज वापस बाउंस आता हुआ दिखेगा मार्केट। तो ये भी नेचुरल गैस को लेकर आपका है। आप बताइए, आपके पास क्या कॉल है एनजी पर, भाविक जी? जी जहाँ पे एरिया जी का बाय है वहाँ पे आई थिंक मेरा टारगेट है सेल का, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आई थिंक शॉर्ट टर्म जो अगर आज के दिन देखें तो चाहे लिमिटेड डाउनसाइड है। जैसे कीडिया जी ने बताया कि हिल्टन जो हरिकेन आया है फ्लोरिडा में हिट हुआ, तो उसकी वजह से जो पावर प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन अभी कम कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि डिमांड नहीं रहेगी। तो ये चलते हुए मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, कल या परसों से थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। बट आज के दिन अगर कोई भी थोड़ा उछाल मिलता है अराउंड 234, तो 228 के टारगेट से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 238 का। ओके, चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे एग्री मार्केट की और बात होगी टमाटर की महंगाई की, क्योंकि टमाटर के दाम 100 रुपए के पार निकल चुके हैं। और कितनी तेजी है, क्या वजह है, आगे कुछ राहत मिलने वाली है या नहीं, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है और बात कर लेते हैं टमाटर की, क्योंकि टमाटर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिटेल में भाव 100 से 140 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। और इस पर हमने बात की थी कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी से, निधि खरे जी से। उन्होंने क्या कहा है, इस टमाटर की कीमतों पर काबू पाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, सरकार किस तरह से एनसीसीएफ के जरिए रिटेल में 65 रुपए प्रति किलो टमाटर की बिक्री शुरू कर दी है। तमाम मुद्दों पे उनसे चर्चा हुई, आइए सुन लेते हैं। रिटेल मार्केट में टमाटर की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, गवर्नमेंट ने किस तरीके से इंटरवीन किया है, क्या स्टेप्स उठाए? देखिए, लगातार बढ़ोतरी नहीं हुई है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोगों ने जैसे जुलाई में भी जो किया था, तो एक अवेलेबिलिटी के इश्यूज इसलिए आए थे बिकॉज उस समय बहुत अधिक बारिश हो रही थी और सप्लाई चेन कुछ हद तक डिसरप्ट हो गया था। इस बार जो अप्रत्याशित रूप से मूल्य वृद्धि हुई है उसमें टमाटर की अवेलेबिलिटी के इश्यूज नहीं हैं। वास्तव में एक अच्छा प्रोडक्शन है टमाटर का, और इसमें हम लोगों ने जब चूंकि हर दिन हमें प्राइसेस मिलते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि फेस्टिवल की डिमांड को देखते हुए रिटेल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए। इस कारण से हमें लगा कि इसमें इंटरवीन करने की आवश्यकता है, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है। इसमें कंज्यूमर्स से बहुत अधिक प्राइसेस पे जो टमाटर बेचे जा रहे हैं उन्हें थोड़ा कूल डाउन करने की ज़रूरत है। What you are indicating of hoarding that is being done by It is not hoarding, मतलब लोगों ने एक मत बना करके और काफ़ी प्राइसेस बढ़ाए हैं। एनसीसीएफ के इस कदम से मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले 3-4 दिनों में ही प्राइसेस जो है वो मॉडरेट होंगे।
अभी मैम सिर्फ दिल्ली एनसीआर में या कितने स्पॉट्स में यू आर प्लानिंग टू सेल इट? दिल्ली एनसीआर में हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद अन्य जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें भी उसे प्रारंभ करेंगे। एक आखिरी सवाल कि पहले प्याज से ये शुरुआत हुआ था, प्याज में भी आपने इस तरीके से इंटरव्यूइंग किया था, टमाटर पे है, तो कोई और एसेंशियल कमोडिटीज़ में आपको ऐसा इनपुट या फीडबैक जिसमें आपको लगता है कि देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन विच माइट बी रिक्वायर्ड आपको? उसको जैसे जब होगा उसको हम लोग इंटरवेंशन करेंगे। ओके, तो आप सुन रहे थे यहाँ पे कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी को, जो कह रही थी कि यहाँ पर टमाटर की बिक्री सरकार कर रही है 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिल्ली एनसीआर में, और इस बिक्री का दायरा बढ़ाया जाएगा बाकी मेट्रोज तक भी। हमारे साथ अब हैं अशोक कौशिक जी, हैं प्रेसिडेंट है टोमेटो ट्रेडर्स एसोसिएशन की, आज़ादपुर मंडी में बैठते हैं। शुक्रिया अशोक जी, आपने वक्त दिया हमें। क्या वजह आप मानते हैं सर टमाटर कीमतों की तेजी के पीछे? सर सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी को। टमाटर की जो तेजी है ये एक कारण बरसात का, जो बरसात बेमौसम बरसातें हुई हैं कई जगह, महाराष्ट्र में, कोलार में, जो अपना साउथ में, उसकी वजह ये एक तेजी बनी है कारण। ये दामों में नरमी की बात कह रही थी कंज्यूमर सेक्रेटरी की, 3-4 दिनों में नरमी आ जाएगी। आपको लगता है कि 3-4 दिनों में नरमी आ जाएगी टमाटर में? बिल्कुल नरमी आ जाएगी। मैं आपको बता दूं, जो कल टमाटर हमारी मंडी में जो 2000 रुपए प्रति 25 केजी का रेट बिका था, वो आज 1600 रुपए 1700 रुपए पे आ गया है। उसका रेट गिर गया आज 300 रुपए कम से कम प्रति रेट का रेट गिरा आज। ओके, तो जो लोग खरीदना चाह रहे हैं क्या वो इंतजार कर ले, वीकेंड तक खरीदे तो उन्हें सस्ता मिल जाएगा? बिल्कुल सस्ता मिलेगा, बिल्कुल सस्ता मिलेगा, बहुत जल्दी ही राहत मिलेगी इसमें। और ये कभी कभी होता है बेमौसम की जो बरसात के कारण ही रेट बढ़ते हैं, हर चीज के, खाली एक टमाटर के नहीं, सभी चीजों के रेट बढ़े थे। ओके सर, और बाकी भी दाम जो बढ़ रहे हैं, टॉप में जो टमाटो, अनियन और पोटैटो, प्याज और आलू के भी दाम बढ़ रहे हैं, वहां पर क्या ट्रेंड दिख रहा है? वहां के अराइवल्स कम है क्या अभी अराइवल कम है, थोड़ा सा पोटैटो वगैरह का जो इसका है, तो ये तो एक नवरात्रों में थोड़ा इनका रेट बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ा भी नॉर्मल आ जाएगा। हाँ। और ओनियन का भी नॉर्मल आ जाएगा, और टमाटर को अभी आपको रेट कम ही मिले हो जाएंगे, काफी गिरावट आएगी बिल्कुल, लेकिन 2-4 दिन के अंदर काफी नीचे आ जाएंगे बाजार। ओके, यानी हफ्ते भर के अंदर आपको लग रहा है कि टमाटर में काफी गिरावट आ सकती है। शुक्रिया। बिल्कुल गिरावट आएगी, बिल्कुल गिरावट आएगी। शुक्रिया अशोक जी, आपने वक्त दिया हमें और हमारे दर्शकों को बताया कि टमाटर जल्द सस्ता हो सकता है, तो आप इसके लिए अब तैयार हो जाइए, आपको टमाटर की महंगाई से जल्द राहत मिलने वाली है। चलिए कॉटन की बात करते हैं, और कॉटन के उत्पादन को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि पिछले साल के आसपास ही उत्पादन हो सकता है। पिछले साल से हालांकि एरिया देखें तो 11% से भी कम है, करीब 112 लाख हेक्टेयर में कॉटन की खेती हुई है इस सीजन, जबकि पिछले साल करीब 124 लाख हेक्टेयर में खेती हुई थी। लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है जो सरकार का जो 2023-24 का आंकड़ा है 325 लाख गांठ का, उसी के आसपास इस सीजन भी उत्पादन होने की संभावना है। हमारे साथ अरुण सेखसरिया जी हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। अरुण जी, आप सहमत हैं मैं जो खबर बता रहा था कॉटन उत्पादन को लेकर? 100%, मतलब कॉटन में कोई कमी नहीं है। क्या यील्ड काफी मजबूत है इस बार? जो पिंक वॉलवॉर्म वगैरह कीट की जो दिक्कत होती थी वो इस बार नहीं है क्या? ऐसा है जी कि बरसात एकदम सही वक्त पे सही टाइम पे बरसात हुई है, और उससे लास्ट ईयर से क्वालिटी बहुत बेहतर है। और जिस साल में भी क्वालिटी अच्छी होती है उस साल आपका यील्ड भी अच्छा होता है। ओके। और उत्पादन भी अच्छी होती है, क्वांटिटी भी अच्छी होती है। ओके। सो इस साल क्वालिटी भी अच्छी है और उत्पादन भी अच्छी होने की संभावना काफी है। ओके, तो कीमतों पर उसका क्या असर होगा? कीमतें तो हालांकि ऑलरेडी कम है, आपको कुछ तेजी की संभावना अब यहाँ से नहीं दिख रही है, आगे चल के तेजी आएगी? देखिए, तेजी और मंदी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डिमांड सप्लाई। आज के तारीख में डिमांड बहुत कमजोर है। अगर डिमांड आपकी नहीं आएगी तो ये बाजार में 50,000 भी हो सकता है, और अगर डिमांड आई तो 70 में भी माल नहीं मिलेगा, 60 में भी माल नहीं मिलेगा। किस पॉकेट से डिमांड कमजोर है सर? क्या इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं है, मिलर्स की डिमांड कमजोर है? इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट में भी नहीं है, कहीं पे भी मार्केट नहीं है। ओके, आगे कोई रिकवरी की संभावना आपको दिख रही है? जो किसान जिनकी आवक शुरू होगी, क्या वो इस उम्मीद में रुक सकते हैं कि आगे उनको बेहतर भाव मिलेंगे जो मौजूदा भाव है वहां से? नई सीजन चालू होती है तो कोई भी फार्मर जो है वो माल रोकेगा नहीं ना। आज अगर इतना 3.25 लाख का क्रॉप, 3.25 करोड़ की क्रॉप है, 3.15 की क्रॉप है, माल कौन रोकेगा? सबको पैसा चाहिए, सबको माल बाजार में बेचने का है।
नहीं मैं तो उसके उनको डिमांड से कोई मतलब नहीं है ना। आज उनको एमएसपी है, एमएसपी पे माल, तो अगर नीचे बाजार जाएगा तो एमएसपी है। आज गवर्नमेंट ने एमएसपी अनाउंस कर रखी है, एमएसपी काफी ऊपर है। ओके, इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी नरमी आ चुकी है सर, वहाँ आइस कॉटन को लेकर क्या आउटलुक है आपका? देखो अगेन इंटरनेशनल मार्केट में भी सब कोई, उसमें भी कोई अलादा नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट लीजिए, डोमेस्टिक मार्केट लीजिए, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डिमांड। आज यूएसए के अंदर रिकॉर्ड क्रॉप होने की संभावना है, ब्राजील में रिकॉर्ड क्रॉप होने की संभावना है, ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड क्रॉप होने की संभावना है, तो इंडिया में अच्छी क्रॉप है। कहाँ से देखिए आपका माल, जब तक डिमांड नहीं आएगी, चाइना में डिमांड नहीं है, वियतनाम में डिमांड नहीं है, बांग्लादेश में हालत खराब है, तो रुई तो ये 4-5 मार्केट के सिवाय तो ज्यादा जाती नहीं है ना। बिल्कुल सही बात। और यही वजह है कि कल हमने आइस कॉटन में करीब करीब 8% की गिरावट देखी और इस साल 20% तक की गिरावट आ चुकी है। अब देखते हैं आगे डिमांड में कब तक सुधार होता है, लेकिन जिस तरह के प्रोडक्शन के नंबर्स बता रहे हैं उससे तो अभी हाल फिलहाल में तेजी नहीं दिख रही है, ऐसा अरुण जी को लगता है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। चलिए अब बढ़ते हैं ग्वार की तरफ, क्योंकि ग्वार में भी धीरे धीरे फिर से खरीदारी बढ़ी है। केडिया जी बताइए, ग्वार में क्या हो रहा है? कहा जा रहा है कि इस बार फसलों को काफी डैमेज भी है, यील्ड को लेकर भी चिंता है, जो अराइवल्स के नंबर है पिछले सीजन के मुकाबले काफी कम है। आपको क्या लगता है, आपके पास क्या रिपोर्ट है सर ग्वार को लेकर? देखिए, ग्वार एक ऐसी कमोडिटी रही है जिसके अंदर फंडामेंटल जितने मजबूत हो रहे हैं उतनी ही हम उसमें अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। मुझे अच्छे से ध्यान है, पिछला 1 साल हो चुका है, हमने देखा एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है, प्रोडक्शन में कमी है, बट उसके बावजूद आज भी 5615 का भाव है और ये चीज पिछले साल का भी था। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ डैमेजेस की रिपोर्ट भी है, कुछ जगह पे प्रोडक्शन अच्छे रहने की उम्मीद है, बट कुल मिलाकर जब तक मनी सप्लाई इंप्रूव नहीं होता, प्राइजेस दायरे में जरूर है, बट करंट लेवल से मंदी दिखती नहीं। 2-3 दिन पहले हमने गिरावट जरूर देखा था, बट अब मार्केट वापस पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है। नो डाउट 20 अक्टूबर तक क्रॉप को लेकर क्लैरिटी मिलेगी, अराइवल को लेकर और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बट टेक्निकल ग्राउंड पे मुझे लगता है 5420 एक अच्छा लेवल है। अक्टूबर वायदे में लेके चलना चाहिए। 5340 का स्टॉप लॉस रखिए, 5550 का टारगेट रखिए। इमीडिएट में अगर गवार गम की बात करूं तो 10900 पे लेके चलना है, 11100 का टारगेट रहेगा। कुल मिला के मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आलो पर आपका व्यू, भाविक जी क्या लग रहा है? आज जीरे में फिर से तेजी दिख रही, 26,800 के आसपास है, धनिया सपाट, हल्दी कमजोर है, क्या करना चाहिए मसालों में? आई थिंक मसालों में मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी तेजी बाकी है। जैसे पहले भी हमने बताया था कि अगर हल्दी की बात करें तो 13,000 के नीचे प्राइस सस्टेन है, ऐसा लग नहीं रहा था। पहले भी मैंने बताया था, और इस बार भी अगर देखें तो 13,000 के वहां से ही हमने एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस पे अच्छी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए। तो हल्दी में एक बार बाय कर सकते हैं 14,100 के टारगेट के लिए, और 13,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। जीरा में भी अगर हम देखें तो 25,000 के नीचे जो प्राइसेस है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि एटलीस्ट 27,300 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से जीरा में बाय कर सकते हैं 27,300 के टारगेट के लिए, और 26,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये व्यू है मसालों को लेकर। शुक्रिया भाविक जी आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन इक्विटी मार्केट को देखें तो निफ्टी डे हाई पर है, करीब करीब 150 अंकों की मजबूती दिख रही है, अच्छी शानदार रिकवरी 24,950 के ऊपर। लेकिन वायदा में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद एफएनओ जंक्शन में।